तो स्वागत है लेक्चर नंबर 5 के अंदर। तो पहला क्वेश्चन करते हैं जिसमें कह रहा है एक प्लांट है जिसपे कि ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं जिसको कैपिटल बीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा उसको क्रॉस कराते हैं एक वाइट कलर्ड फ्लावर के साथ जो कि स्मॉल बीबी है। तो पहले पार्ट में पूछा आपसे आपको वो टर्म बतानी है जो कि इस ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि आपके F1 जनरेशन के अंदर देखने को मिलेगी, और इसका जीन कॉम्बिनेशन भी आपको बताना है। तो देखो कैपिटल बी से आपको समझ में आता है क्या? कैपिटल बी मतलब आपका डोमिनेंट है यानी कि ब्लू कलर्ड आपका फ्लावर। स्मॉल बी आपका वाइट वाला है यानी कि जो कि रेसेसिव का है। तो एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है। ठीक है, तो कैपिटल और स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हमें पता है कि पहली जनरेशन के अंदर F1 जनरेशन के अंदर क्या होगा, आपका जो डोमिनेंट ट्रैट है यानी कि जो कैपिटल बी वाला यही आपको देखने को मिलेगा, है ना। F1 जनरेशन के अंदर F1 जनरेशन अंदर क्या बनेगा आपका, आपको ये ब्लू वाला देखने को मिलेगा जो कि डोमिनेंट है। जीन कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक कैसा जीन कॉम्बिनेशन होगा आपका, जीनोटाइप होगा, इसको जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, जीन कॉम्बिनेशन को। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है इफ द प्लांट्स obtained in F1 जनरेशन आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अब जो प्लांट आपको यानी ये जो मिला है आपको पहली जनरेशन के अंदर, अगर इसको सेल्फ पॉलिनेट करा दे यानी आपस में ही इसका कुछ करा दे, ठीक है, तो आपको बताना है, परसेंटेज बताना है। कैसा परसेंटेज? पहला परसेंटेज है कि प्लांट्स विथ फ्लावर्स ऑफ ब्लू कलर, यानी ब्लू कलर वाले कितने फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। और सेकंड पार्ट में बताना है कि व्हाइट कलर वाले फ्लावर्स F2 जनरेशन के अंदर कितने हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। और उसका क्या पूछ रहा है, व्हाट डिड द रीअपीयरेंस ऑफ प्लांट्स विथ व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स इन F2 जनरेशन इंडिकेट। अगर F2 जनरेशन के अंदर जब व्हाइट फ्लावर्स हमें दोबारा देखने को मिलेंगे तो वो किस चीज को दर्शाते हैं, ये भी हमसे पूछा गया है। तो देखो पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्रॉस करा लेंगे। क्रॉस कराने के लिए सिंपल सा मेथड है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, सेकंड वाले को इधर लिखेंगे। देखो बी का बी से कराएंगे तो कैपिटल बी भी आ गया डोमिनेंट वाला, इसको इससे कराएंगे यार ये आ गया, इसको इससे कराएंगे तो ये आ गया, और इस वाले का लास्ट इससे कराएंगे तो आपका वाइट वाला फ्लावर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो आपने देखा कि ब्लू वाला कितनी बार अपीयर हो रहा है, एक, दो और तीन। तो ब्लू वाला आपका कितनी बार अपीयर हो रहा है, ब्लू वाला आपका 3 बार अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो 3 बार आपका आ गया ब्लू वाला। तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे ब्लू का। तो 4 में से 3 बार आपका ब्लू अपीयर हुआ है तो 75% आ जाएगा। व्हाइट आपका एक बार अपीयर हुआ है 4 में से तो 25% आ जाएगा। अब हमें क्या समझ में आता है कि जो व्हाइट वाला जो फ्लावर था हमारा वो F1 जनरेशन के अंदर तो गायब हो गया था ही नहीं वहां पे, सिर्फ ब्लू वाला एग्जिस्ट कर रहा था वहां पे। लेकिन F2 जनरेशन के अंदर व्हाइट जो है वापस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जहां पे हमें डायग्राम को स्टडी करना है एलिमेंट्री कैनाल के एक मैन का, और इस पे जो पार्ट्स मार्क कर रखे हैं ABC उनकी नेमिंग करनी है, और हमें उस एंजाइम का भी नाम लिखना है जो कि इन लेबल्ड पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि ऐसे जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा वो हर एक सेल तक पहुंचता है हमारी बॉडी के अंदर, और किस प्रकार से वो यूटिलाइज होता है। एक छोटा सा मेथड है यहाँ पे जो कि आपको याद होना चाहिए, क्या कि माउथ के अंदर क्या होता है आपका अमाइलेज होता है। ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर काम करता है। स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन पे काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि पूरा कंप्लीट डाइजेशन कराते हैं। ब्लड आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सेल्स आपका एसिमिलेशन का काम करते हैं। इसको हटा दो। अब देखो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में कह रहा था हमसे कि नेमिंग करनी थी, तो ए वाला लेबल ये रहा ए। ये क्या हमारा दिख रहा है, माउथ है। माउथ हमारा कौन सा एरिया होता है, बकल कैविटी होती है। जो अपना मुंह के अंदर खाली एरिया होता है बकल कैविटी बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सलाइवरी अमेलिस पाया जाता है। इसका काम रहता है कि स्टार्च को सिंपल शुगर्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है। इस बी वाला पार्ट का नाम पता है, जी शेप्ड का हमारा स्टमक होता है। इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन का काम रहता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराना। स्मॉल इंटेस्टाइन सी वाला पार्ट कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल पाया जाता है। ठीक है। अब देखो सेकंड वाले पार्ट का आंसर करते हैं। डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब होता है आपका वो विलाय से होता है। विलाय क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर ब्लड स्ट्रीम अवेलेबल होती है। ये आपके क्या होते हैं, आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बहुत सारे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि खाने को क्या करते हैं ब्लड के अंदर लेके जाता है ये। ठीक है, और सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। और फिर सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल्स इसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्स के अंदर एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है इसमें आपको एक फ्लावर का पार्ट बताना है जो कि मान लो अगर फ्रूट बन गया एक, ठीक है, कोई सा भी एक प्लांट था, उसके ऊपर अगर एक फ्रूट आ चुका है और फ्रूट आने के बाद भी ये वाला पार्ट वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो ये कौन सा पार्ट होता है। पहले पार्ट में पूछा है। सेकंड में पूछ रखा है कि वो पार्ट बताओ जो कि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। थर्ड पार्ट में कह रहा है वो पार्ट बताओ जिससे कि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। और चौथे पार्ट में पूछा है जो कि
सीड के अंदर चेंज हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो देखो वो पार्ट जो कि फ्रूट के आने के बाद भी परसिस्ट करता है, वहां पे होता है सेपल। सेपल कौन सा होता है? जैसे हमारा जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर नीचे जो ग्रीन वाला पार्ट रहता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम सेपल बोलते हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट यहाँ अवेलेबल रहता है। पेटल्स, पेटल्स क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि पेटल्स हमारे ब्राइट कलर के होते हैं, सेंटेड होते हैं, यानी स्मेल भी आती है इनसे, काफी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। ठीक है, वही जो आपकी फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती है उसकी बात कर रहे हैं, पेटल्स की। उसके अलावा एंथर, एंथर के अंदर क्या होते हैं? आपके पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। और जो आपका सीड में चेंज होता है फर्टिलाइजेशन बाद कौन होता है? वो ओव्यूल चेंज होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है? पॉलिनेशन के बाद, आफ्टर पॉलिनेशन हाउ डज अ मेल जर्म सेल रीच द ओवरी? तो मेल का जो जर्म सेल रहता है वो ओवरी तक पहुंचता कैसे है? फीमेल के पार्ट तक। ठीक है, आपको इसको मतलब एक्सप्लेन करना है एक इवेंट के तहत। देखो पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स हमारे जर्मिनेट होते हैं कहाँ पे? स्टिग्मा पे, और पोलन ट्यूब बनाते हैं। पोलन ट्यूब ग्रो करती है स्टाइल के थ्रू, ठीक है, और ओवरी तक पहुंचती है। मेल जर्म सेल जो होता है वो ट्रैवल करता है पोलन ट्यूब के थ्रू और पहुंचता है ओव्यूल तक। ठीक है, अब इसमें बताना था इवेंट कौन सा होता है, इससे मतलब होता क्या है? इससे होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की मदद से आपका फॉर्मेशन होता है एक सीड का और फ्रूट का, जिससे कि ये इंश्योर रहता है कि जो फ्लावर्स की भी जो आपकी स्पीशीज है वो कंटिन्यू होती रहेंगी एक के बाद एक। यहाँ पे एक एमसीक्यू पूछा गया आपसे, जिसमें कह रहा है कि जब हम बहुत सारे टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को करंट कर देते हैं सिंगल सॉकेट के अंदर एक सर्किट में, और जिसमें कि फिक्स वैल्यू ऑफ करंट अगर आ रही हो, तो क्या होगा इस केस के अंदर? ठीक है, अब देखो एक ही सिंगल सॉकेट है, आपने बहुत सारे अप्लायंसेस को लगा दिया है, मान लो बहुत सारे अप्लायंसेस थे। अब होगा क्या? अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू ऑफ करंट जा रही है और बहुत सारे हमने अप्लायंसेस लगा दिए, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। इस समय समझ में आ गया, यानी कुछ प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कैसे होगी? देखो पहले देखा है, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स डिक्रीजेस। जो करंट सोर्स आ रहा है वो कम हो जाएगा, कोई सवाल ही नहीं उठता, ऐसा तो हो नहीं सकता। टोटल रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट को इंक्रीज कर जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। सारे अप्लायंस जो ज्यादा से ज्यादा करंट लेने लग जाएंगे सोर्स से, ये कैसे पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। करंट जो है वो अपने रेटेड वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, यानी जितनी वैल्यू उसकी मतलब लिखी गई है रेटेड है पहले से, उससे ज्यादा करंट इंक्रीज करेगा, और ये हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ओवरलोडिंग हो जाएगी और आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी जो भी आपने अप्लायंसेस वगैरह वाला जो काम किया अभी। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? देखो जब आप ज्यादा अप्लायंसेस लगाओगे तो आपका कम रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको बोला गया इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, जो कि रियल है, इन्वर्टेड है, और उसका सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही उसकी इमेज का साइज है, विद द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट हमारा, इस ऑब्जेक्ट और जो आपका इमेज है उसके बीच का आपको डिस्टेंस दे रखा है, पूरा डिस्टेंस कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको फोकल लेंथ निकालनी है इस लेंस की, और जस्टिफिकेशन देना है आपके आंसर का। देखो जरूरी नहीं है कि आप ये फिगर बना के ही दिखाएं, लेकिन बना दे तो अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। देखो ये पूरा डिस्टेंस और ये पूरा जोड़ की तो 60 होगा, यानी कि 2f और 2f प्लस 2f इक्वल टू 60 आ जाएगा, यानी 4f इक्वल टू 60 और f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी फोकल लेंथ आपकी लेंस की 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखो लिखा भी है, डू नॉट डिडक्ट मार्क्स इफ डायग्राम इज नॉट ड्रॉन, क्योंकि डायग्राम के नंबर नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के नंबर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। फिर भी आपको एक सजेशन है कि बेसिक डायग्राम्स को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाना आपको एग्जाम से पहले। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कई बार बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 2-2 नंबर के, तो आप इजीली कर पा रहे होंगे। अगर आपको डायग्राम ही नहीं पता तो कैसे करोगे ना? डायग्राम इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन आपके फिर भी कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग होनी चाहिए डायग्राम को लेके भी। अगला एक एमसीक्यू है जिसमें कह रहा है प्लांट्स के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि रेजिन्स हो गए, गम्स हो गए, वो स्टोर्ड कहाँ पे होते हैं? तो लिख रखा है वो पत्तियां जो कि नीचे झड़ जाती है उनके अंदर नहीं, फिल्म के अंदर नहीं, आपका ये स्टोर होता है किसमें? ओल्ड जाइलम के अंदर। इसे आप याद रखेंगे। असर्शन रीजन का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। असर्शन कह रहा है ओजोन जो O3 होता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो 3 ऑक्सीजन के एटम से बनता है। बिल्कुल सही बात है, ये देखो O3 समझ में आ रहा है, 3 ऑक्सीजन के एटम है। ओजोन शील्ड क्या करती है? अर्थ को प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन से, जो कि सन से आती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। अर्थ को क्या करता है? अर्थ को जो ओजोन लेयर होती है यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। बात बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन भी सही है हमारा और रीजन भी सही है। बट क्या जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, क्योंकि ओजोन जो है रेडिएशन से बचाता है, इसका इन 3 एटम्स वाली बात से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन जो है वो असर्शन के लिए सही नहीं है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी। अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है आपको ग्लैंड्स बताने जो कि अपने सिक्रेशंस को ऐड करते हैं स्पर्म के अंदर, जिससे कि मतलब वो स्मूथ फंक्शन करता है, हमें पता ही है वैसे तो आपको 2 फंक्शन बताने हैं इसके सिक्रेशन के साथ में।
देखो वो कौन कौन से ग्लैंड होते हैं जो कि स्पर्म के अंदर सिक्रेशन ऐड करते हैं। तो पहला होता है सेमिनल वेसिकल्स और दूसरा होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अगर फंक्शन की बात करें इनकी सिक्रेशंस की, तो कोई भी दो फंक्शन बताने थे। तो देखो इनका काम क्या रहता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन, जिसके अंदर स्पेशली हम फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं। स्पर्म्स को प्रोवाइड कराता है जिससे कि स्पर्म्स हमारे सर्वाइव कर सके और एक्टिव रह सके। सेकंड जो काम रहता है इनका, वो एक फ्लूइड मैकेनिज्म प्रोवाइड कराते हैं। फ्लूइड मैकेनिज्म या मीडियम कह लो, जिसको सेमन बोला जाता है। सेमन के थ्रू क्या होता है कि स्पर्म्स आपके इजीली फ्लो कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है स्पर्म्स का, और ठीक है वो मतलब इजीली आपके ट्रैवल कर पाते हैं, मोटाइल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें कि आपको एडवांटेज बताना है जब आप क्लोथ बैग्स का इस्तेमाल करते हैं रादर देन प्लास्टिक बैग्स का। देखो पता ही प्लास्टिक बैग नुकसान पहुंचाते हैं, उससे अच्छा आप क्लोथ बैग का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, तो देखो एक एडवांटेज जो कि आपके क्लोथ बैग्स का प्लास्टिक बैग्स के मुकाबले, वो क्या है, क्लोथ बैग्स आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है, ऊपर से एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाते, सिंपल है बिल्कुल। और आपको दो मेथड बताने थे सेफ डिस्पोजल के, सॉलिड वेस्ट जो भी बनता है उसको सेफली डिस्पोज कैसे किया जाए। तो पहला तरीका हो सकता है सैनिटरी लैंड फिलिंग, और दूसरा हो सकता है कंपोस्टिंग या फिर वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। सैनिटरी लैंड फिलिंग का मतलब है वेस्ट को जला दो, ठीक है, वेस्ट को जलाने के बाद उसको कवर कर दो सॉइल से, जिससे कि आगे पॉल्यूशन ना फैले। कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग अंदर क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है आपका, वो आपका डिकम्पोज होकर मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है, जिसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। आपको ऑर्गेनल बताना है और ऑर्गन्स बताने हैं जो कि इन विच फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। उसके अलावा देखो जो ऑक्सीजन जो लाइब्रेट होती है, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान वो कहाँ पे होती है, ऑक्सीजन कहाँ बनती है। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि इमीडिएटली प्लांट इस्तेमाल नहीं करता है, उनके साथ क्या होता है, जो बच्चा कुछ कार्बोहाइड्रेट रह जाते हैं। देखो जो फोटोसिंथेसिस पता ही एक प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। खाना को क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है प्लांट के अंदर, ठीक है, और किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का इस्तेमाल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल। और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वो ऑर्गेनल और ऑर्गन जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो ऑर्गेनल कौन सा, हमारा क्लोरोप्लास्ट है, याद रखना है हमें। और ऑर्गन हमारे कौन से, मेनली लीव्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। और जो ग्रीन पार्ट होता है स्टेम का, वहां पे भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ऑक्सीजन कहाँ से लाइब्रेट होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे और कैसे होती है। देखो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो आती कहाँ से, वो आपके H2O यानी कि पानी जो होता है, वाटर, वो जो स्प्लिट कर जाता है, उसका स्प्लिट करने की वजह से ऑक्सीजन आपकी लाइब्रेट होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो कार्बोहाइड्रेट जो बचा रहेगा उसके साथ क्या होगा, वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और लीव्स के अंदर स्टोर्ड रहता है, जिससे कि फर्दर उसका फ्यूचर में यूज कर सके प्लांट हमारा। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बताना है आपको, और साथ ही साथ केमिकल नेम पूछा है, फॉर्मूला पूछा है कंपाउंड का, जिसका कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है और वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट में कह रहा है केमिकल फॉर्मूला लिखना है ब्लीचिंग पाउडर का, तो वो तो हम कर लेंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के अंदर कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, देखो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का कौन सा होता है हमारा, वो होता है हमारा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कह लो या फिर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कह लो, आप ये बोलो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ये इजी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। आपका ये 5H2O क्या, 5 क्या मतलब उसके वो बता रखे, वाटर मॉलिक्यूल्स बता रखे, 5 है इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इस फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट के अंदर। सेकंड पार्ट बोला था कि केमिकल नेम बताना था, एक सेकंड, सॉरी, थर्ड पार्ट के अंदर केमिकल फॉर्मूला बताना था आपको ब्लीचिंग पाउडर का। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर पता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है आपका। केमिकल इक्वेशन क्या होती है इसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन को यार एडअप करो, आपका बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में वाटर रिलीज होगा। यूजेस क्या क्या होते हैं, यूजेस कई बार इसके पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। तो ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री के अंदर। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, याद रखना, दूसरों को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। उसके अलावा वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यानी पानी को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या इसके अलावा कोई अगर आपको पता है तो वो भी लिख सकते थे, CBSE हमारा ऐसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वेरिएशन क्या होता है और दो रीजन बताने हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आता है पॉपुलेशन के अंदर। वेरिएशन मतलब क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। तो वेरिएशन मतलब इज द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। हमें पता है कि इंसान है, लेकिन क्या आज से इंसान हमेशा पहले से ऐसे था, नहीं, कुछ कुछ चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, मतलब बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पर वो एक वेरिएशन आता रहता है मंथ्स के अंदर अकॉर्डिंग टू, मतलब एडेप्ट करते हैं ना, तो वेरिएशन हमारे लिए आवश्यक भी रहता है हमारे सर्वाइवल के लिए।
ये कई बार पूछ लिया जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, और दो मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से वेरिएशन होता है पॉपुलेशन के अंदर। पहला तो डीएनए जब कॉपी होता है, जब म्यूटेशन होती है तो उसके अंदर कुछ एरर हो जाते हैं, उस एरर के चलते कुछ जो चेंजेस देखने को मिल जाता है हमें। और ये कब होता है? रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है। और उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जिसके अंदर रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है दो पेरेंट्स का, तो इसकी वजह से भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि आपका जो सेक्स क्रोमोसोम्स का जो पेयर होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसे हम मिसमैच पेयर क्यों बोला जाता है? इन टर्म्स ऑफ टाइप एंड साइज के अकॉर्डिंग। दूसरे में कह रहा है अगर गैमेट्स ऑलवेज हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिस्टोर्ड इन द ऑर्गेनिज्म। देखो हमें पता है गैमेट्स जो होते हैं हमें मतलब जितने भी होते हैं वो हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर जो होता है तो उसमें कैसे मतलब रिस्टोर्ड रहते हैं ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म के अंदर पूछ रखा है। थर्ड पार्ट में कह रहा है आपको दो एनिमल बताना है जिनका कि सेक्स जो है उनकी जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं हो सकता है, यानी कि मेल फीमेल कुछ भी वो बन सकते हैं। और साथ ही एक्सप्लेन करना है प्रोसेस आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का। उसके अलावा ऑप्शन दे रखा है कि आप बता सकते थे, फ्लो चार्ट की मदद से समझाएं, सिर्फ फ्लो चार्ट की मदद से ही समझाएं कि आपका जो किस प्रकार से जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल या फीमेल का। तो देखो डिफरेंट इन टाइप, टाइप तो हमें पता है, देखो एक एक्स होता है एक वाई होता है, तो इस प्रकार से टाइप उसका डिफरेंट है। साइज की बात करें तो एक्स आपका लार्ज होता है, वाई आपका स्मॉलर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मिसमैच पेयर होता है। उसके अलावा बात करते हैं, देखो आपको जो फ्यूजन होता है एग का स्पर्म के साथ यानी फीमेल गैमेट का मेल गैमेट के साथ होता है, जिसकी वजह से जाइगोट बनता है। ठीक है, विच रिस्टोर्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होने चाहिए वो हमारे मेल और फीमेल के मिला के वापस बन जाते हैं, ओरिजिनली रिस्टोर्ड हो जाते हैं। यही थी सिंपल सी बात, बिल्कुल। ठीक है, जैसे एग हमारे कुछ नंबर ऑफ एग्स होंगे, स्पर्म हमारे कुछ नंबर ऑफ स्पर्म्स होंगे, जाइगोट के अंदर वो मतलब वापस बराबर हो जाएगा। इसको 2n बोलते हैं, फॉर्मूला बेसिकली इसका। जैसे 23 होते हैं, वापस जोड़ के कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे जाइगोट के अंदर। एन क्या आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पे। देखो रेप्टाइल्स और स्नेक्स हमारे ऐसे होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिटरमाइन वेदर द एनिमल डेवलपिंग इन द एग्स वुड बी मेल और फीमेल। तो रेप्टाइल्स के केस में क्या होता है कि किस टेम्परेचर पे वो एग फर्टिलाइज हो रहा है, इसकी वजह से डिसाइड होगा कि वो मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा। और देखो स्नेल्स की अगर बात करें, स्नेल्स जो होते हैं हमारे, दे कैन चेंज देयर सेक्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, वो कभी भी मेल कभी फीमेल बन सकते हैं, राइट। उनकी अपनी फंडे अलग से। देखो अगला आपको बोला था एक फ्लो चार्ट, तो आप फ्लो चार्ट बना के भी दिखा सकते थे। मुझे लग रहा है शायद क्लियरली विजिबल नहीं होगा, कोई बात मैं उसको रीड आउट कर देता हूँ। देखो फादर का क्या होता है एक्स वाई, मदर का क्या होता है एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो एक्स वाई और ये एक्स और एक्स, तो आपको समझ में आ रहा है मतलब डिटर्मिनेशन किसके ऊपर हो रहा है? बेसिकली फादर के ऊपर ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको पता है 50-50 चांस होते हैं। 50% चांस है कि एक फीमेल चाइल्ड हो सकती है, 50% चांस है कि एक मेल चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, इसमें यार 50-50 वाला गेम होता है। आपको गैमेट्स पता ही है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं आपके, उससे क्या होता है जाइगोट फॉर्म होता है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका एक ऑफस्प्रिंग बनेगा, ऑफस्प्रिंग यानी कि एक जो न्यू बॉर्न आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये वाला फ्लो चार्ट आप बना के दिखा सकते हैं, जहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन कराएंगे एक्स का एक्स के साथ एक्स एक्स, फिर एक्स का एक्स के साथ एक्स एक्स यानी कि फीमेल और फीमेल, फिर एक्स का एक बार देखो यार यहाँ जो वाई वाई का होगा एक्स के साथ और इस वाई का एक्स के साथ, यानी कि एक्स वाई यानी कि मेल मेल के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, यार मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।